नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी आजकल पश्चिम बंगाल में धरने पर है। उनका आरोप है कि केंद्र ने मनरेगा के उनको पैसे नहीं दिए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि राज्य सरकार अपने पल्ले से 21 लाख मनरेगा कर्मचारियों को अपनी तरफ से वेतन देने जा रही है। समस्या क्या है? समस्या आपको बता दें कि यह बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है, उसके नेता बता रहे हैं कि इन सब योजना में जिन लोगों को एनरोलमेंट किया गया है वो फर्जीवाड़ा है और उस फर्जीवाड़े की वजह से ही ये पेमेंट को रोका गया है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए कि पैसा पाने वाले वास्तविक में उसके हकदार है, तब तक वो पैसे कैसे दिए जा सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस धरने और प्रदर्शन में मजदूरों की भीड़ को इकट्ठा करके सीएए के विरोध में खुलकर बोल रही हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं सीएए और एनआरसी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो सकती। अब आप सोचिए, एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह वो ये कह रहे हैं कि सीएए एनआरसी लागू होके रहेगी। केंद्रीय मंत्री 7 दिन गिनवा रहे थे, अभी तो 5 दिन तो ऑलरेडी हो गए। उन्होंने कहा 7 दिन में पूरे देश के अंदर एनआरसी लागू होने जा रही है, सीएए लागू होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को सीधी चुनौती ममता बनर्जी दे रही हैं। ममता बनर्जी एक तरफ इंडिया अलायंस में जो शामिल हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट, इनको एक तरफ झटके पे झटका देती हैं, दूसरी तरफ वो जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के जो अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, चाहे मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम गिरफ्तार हुए हैं, उस पर ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। यानी इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी है भी तो भ्रष्टाचारियों के साथ, कांग्रेस में तो वो चुनौती देती हैं। राहुल गांधी को उन्होंने चुनौती देते हुए ये तक कह दिया कि ये जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी है, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये केवल फोटो शूट हो रहा है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। और इतना दावा ममता बनर्जी ने कर दिया, एक तरह से राहुल गांधी की बेइज्जती कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि 300 में से 40 सीट भी कांग्रेस जीत नहीं सकती। इसका मतलब ममता बनर्जी अपने स्टैंड पे कायम है कि 42 सीटें हैं, उसमें से 2 सीट लेनी हो कांग्रेस को तो ले ले, बाकी 40 सीटों पर टीएमसी अपने कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतारेगी। उसके अलावा वो ये भी चुनौती देती हैं राहुल गांधी को। ये चुनौती तो बीजेपी को देनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का काम ममता दीदी करती दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को चुनौती है कि अगर वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मोदी को हराने की बात कर रहे हैं, तो दीदी ने बोल दिया कि नाम तो लिया नहीं किसी का। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने आप को बड़ा नेता बता रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश या वाराणसी से वो चुनाव मैदान में उतरे। यानी ममता बनर्जी राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ये एक तरह से बेइज्जती कर दी उसकी, बिल्कुल हिंदी भाषा में, कि भैया अगर तुम लड़ना ही चाहते हो मोदी से तो वहां आओ ना मैदान में। और बात मुझे ममता बनर्जी की 50 बातों से असहमति हो सकती है, लेकिन इस बात से मैं पूरा सहमत हूं कि अगर राहुल गांधी को कांग्रेस इस तरह का प्रोजेक्ट कर रही है, कभी भारत जोड़ो यात्रा होती है, कभी न्याय यात्रा होती है, वो सारा यात्राओं का वृतांत छोड़िए, राहुल गांधी अगर ये कह रहा है कि भाई मैं जो है बीजेपी को हरा दूंगा, ये राहुल गांधी ही मैन है जो मोदी का मुकाबला कर सकता है। तो ममता दीदी ने जैसा चुनौती दी है, राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करे और उत्तर प्रदेश की वाराणसी या प्रयागराज में से किसी एक सीट से, एक ही सीट से चुनाव मैदान में उतरे। ममता दीदी की बात बिल्कुल ठीक है। काहे वायनाड भाग गए थे पिछली बार? भैया उत्तर प्रदेश आपकी जो है कार्यस्थली रही है, चाहे वहां पर सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनकी परंपरागत सीटें तो उत्तर प्रदेश है। और ये उस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोल रही थी ममता दीदी की तर्ज पर, जिस तरह से वो बातें करती हैं उसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोचा कि उत्तर प्रदेश में मैं भी अपना आधार खड़ा कर दूं। बहुत कोशिश हुई, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? मैदान छोड़ के भाग गए। तो भाई मोदी को कैसे हराओगे? अभी आप उत्तर प्रदेश की किसी एक सीट से लड़ने का विचार ही नहीं कर रहे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप चले जाएंगे यहां से तमिलनाडु या तो कर्नाटक। तो
दीदी की एक बात से समझ में आ रहा है कि इंडिया अलायंस में भी एक गुट, जैसा कि मैं पहले से बोलता आया हूं कि एक गुट अलग से एक और बनने वाला है और उसको लीड करेगी ममता बनर्जी। लेकिन यहां समस्या यह है कि सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग ही इसके सदस्य होने वाले हैं। अभी आप देखिए, केजरीवाल आरोप लगे हुए हैं और शराब घोटाले का आरोप है, फिर उन पे फर्जी जो है वो जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें दवाइयों का है कि नकली दवाइयां, फर्जी दवाइयां कर दी, फिर जो है ये भी है कि साहब मोहल्ले क्लिनिक में घोटाला हो गया, स्कूल में घोटाला हो गया, पता नहीं कितने घोटालों में फंसे हुए हैं, लेकिन दीदी उनके साथ है। दीदी का कहना यह है कि हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल को भी इसी तरह एजेंसियां गिरफ्तार कर लेंगी। अब उनको क्यों है साथ? क्योंकि ऐसा लगता है ना, वो गांव की एक कहावत है, मैं कई बार उसको सुनाता भी हूं कि चोर चोर मोसेरे भाई, जो भी ये भ्रष्टाचारी हैं, लग रहा है कि ये सब एक गठबंधन में अलग आ जाएंगे। ममता दीदी इसलिए है क्योंकि उनका जो भतीजा है, भर्ती घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शारदा हो, नारदा हो, सब में कहीं ना कहीं लिंक दिखाई दे रहा है। तो उनको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो फंसे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप ही सही आरोप हैं, उनको लगता है कि एकजुट हो जाओ, तू मेरे लिए खड़ा हो, मैं तेरे लिए खड़ा हो जाऊं, तू मेरे लिए आवाज उठाना, मैं तेरे लिए आवाज उठाऊं, और यह गठबंधन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है कि अभी इस मामले में आप देखें कि कांग्रेस जो है अपने को चुपचाप यात्रा में लगाए हुए है। तो ममता दीदी को यह प्रॉब्लम भी है कि जो हेमंत सोरेन का मामला है, अब हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, वहां कांग्रेस साथ में है उसके, और दिल्ली में भले ही कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन अब तो खुलकर हो गया। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हमने देख ही लिया कि एक संयुक्त प्रत्याशी उतारा जाता है जो कांग्रेस और आप का प्रत्याशी है, बिना नाम लिए, बिना घोषित किए। गुजरात में भी इसी तरह चुनाव लड़ा गया, मध्य प्रदेश में भी लड़ा गया, और दिल्ली में तो लड़ा ही गया था। तो भैया, ये जो गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको बोलते हैं ठगबंधन। ये ठगबंधन नहीं है। ठग तो वो होता है जो चालाकी, हेरा फेरी से किसी को ठग लेता है, व्यक्ति को। ये नहीं है, ये है भ्रष्टाचार बंधन। अब इसको कैसे आप नया नाम देंगे, ये तो बीजेपी वाले सोचें कि जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं, आरोपी हैं, नेता, उन्होंने एक गठबंधन बना लिया है कि एकजुट रहेंगे तो हम बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, किसी तरह मोदी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे। और इसलिए दीदी जो है चुनौती देती है कि मेरे जीते जी, मेरे जीवन काल में सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। ये उनका वो एजेंडा है जिस एजेंडे के चलते वो मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। यही कांग्रेस ने किया है, यही आप पार्टी करना चाहती है। मतलब सबका एजेंडा क्या है? मुसलमानों को ये सिद्ध कर दो कि ये ही मुस्लिमों की सबसे ज्यादा हितैषी है। अब ताज्जुब की बात यह है कि सीएए और एनआरसी में भारत के किसी भी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं है, किसी को बाहर नहीं भेजा जाएगा। फिर ये सिद्ध किसको कर रहे हैं? इसका मतलब ये उनकी वोट लेना चाहते हैं जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। तो दीदी तो बोल भी चुकी हैं कि भैया राशन ले रहे हैं, आधार कार्ड बना हुआ है, सरकारी सुविधा मिल रही है, वोट भी डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो घुसपैठिए हैं उनके वोटर कार्ड भी बना दिए गए हैं, और वही वोट को लेने के लिए ममता दीदी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये जो विपक्षी दल हैं, इस तरह की भाषा समय समय पर बोलते हैं कि सीए लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। और ये तो हमने देखा ही है कि किस तरह से सीए एनआरसी को लेकर के कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने राज्यों की विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर दिया विरोध में, और सड़कों पे भी उतरे, और मीडिया में भी विरोध किया, तो संसद में भी विरोध किया। देश के हित का यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। घुसपैठ किसी भी देश के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश के राजनीतिक दल घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, एनआरसी और सीए के विरोध में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को खुश करना है और मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है। तो हिंदू क्या करेगा? हिंदू को बुद्धि आनी चाहिए, हिंदू को समझना चाहिए कि उनके हक को मारकर वो जो लोग घुसपैठ करके आए हैं इस देश में, वो उनका हक मार रहे हैं। भाई टैक्स दे रहे हो आप या मैं, उसमें अगर घुसपैठिया जो फ्री का राशन गरीबों को मिल रहा है पीडीएस कार्ड से, वो ले रहा है, फ्री का मकान ले रहा है, उज्ज्वला गैस ले रहा है, हॉस्पिटलों में उनको बीमा योजना के कारण से
सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपका और मेरा टैक्स का पैसा जो मैं अपने देशवासियों के लिए सरकार को दे रहा हूं, वो कोई घुसपैठिया उसका इस्तेमाल कर ले, ये तो गलत है। तो हिंदुओं को यह विचार करना चाहिए कि जो पार्टियां उन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी है उसको सत्ता में लाना है, या जो घुसपैठियों को इस देश से बाहर करना चाहती है उसको सत्ता में लाना है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वंदे मातरम।